Hello students, welcome to online class. Today I continue our chapter 3rd, Fundamental Accounting Assumptions or Concepts. Today's our topic is Fundamental Accounting Assumptions or Concepts. So here are three assumptions. See, first assumption is going concern assumption. What is going concern assumption? According to this assumption, it is assumed that business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operations significantly. इस assumption का मीन्स क्या है कि इसमें हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी बिज़नेस हमने जो स्टार्ट किया है वो हमने foreseeable पीरियड यानी कि ना जानने वाले पीरियड के लिए, मतलब फ्यूचर तक के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए हमने उसे स्टार्ट किया है और हमारा कोई भी इंटेंशन उसे क्लोज करने का नहीं है. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दैट अ डिस्टिंक्शन is made between capital expenditure that will give benefit for a long period and revenue expenditure, one whose benefit will be consumed or exhausted within the accounting period. On the basis of this concept, fixed assets are recorded at their original cost and they are depreciated in a systematic manner over their expected useful life. इसका मीन्स क्या है, यदि हमें बिज़नेस अपना क्लोज ही करना हो तो हम उसके लिए जो है फर्नीचर, मशीनरी और भी जो अदर आइटम्स हैं, जो भी हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रहे हैं, वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं करेंगे. यदि हमें भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए हमें ये बिज़नेस अपना नहीं चलाना हो तो ये हम क्यों ख़रीदते हैं, सारी चीज़ें क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्यों अपनी कैपिटल लगाते हैं. कैपिटल हमारी 2 टाइप्स की क्यों होती है, कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर. वो इसीलिए होती है क्योंकि हमें ये अपना बिज़नेस जो है लॉन्ग टाइम के लिए चलाना है. फॉर एग्जाम्पल, अ मशीनरी परचेज इज़ एक्सपेक्टेड टू लास्ट 10 ईयर्स. हमने एक मशीनरी खरीदी, कितने समय के लिए, एक्सपेक्टेड लाइफ उसकी कितनी है, 10 ईयर्स. द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इज स्प्रेड ऑन अ सुटेबल बेसिस ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर फॉर एसर्टेनिंग द प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच ईयर. द टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज़ नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ परचेज इटसेल्फ. तो हम जो इस मशीनरी की कॉस्ट है वो उसे पूरा एक साल में नहीं दिखाएंगे, उसे क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा 10 ईयर्स में डिवाइड कर लेंगे. सपोज़ करिए मशीनरी 2 लाख की है तो हर साल उसे में कितना कितना हम दिखाएंगे, 20,000 का एक्सपेंस हम उसमें दिखाएंगे. नेक्स्ट है आपका कंसिस्टेंसी एज्यूम्शन. ये क्या है हमारा कंसिस्टेंसी एज्यूम्शन? इसमें ये है कि हम जो भी अकाउंटिंग रूल्स या रेगुलेशंस अडॉप्ट कर रहे हैं वो जो है एक से ही रूल अपने बिजनेस के लिए हम फॉलो करें, जिससे हमारे जो भी अकाउंट्स हम फाइनल स्टेटमेंट्स बनाए वो हमारे उसके अंदर क्या रहे, कंसिस्टेंसी रहे, सेम रहे, जिससे हम उसे इजीली कंपेरेबल कर सकें. लेकिन इसका मीन्स ये नहीं है कि हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते. चेंज करने के लिए इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि यदि कुछ कब चेंज हम इन्हें कर सकते हैं, या तो रिक्वायरमेंट हो या इसके लिए हमारे बिजनेस के लिए जो है ये गुड हो कि इसे चेंज करने से हमारे बिजनेस को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो सकता है. तो विथ गिविंग रीज़न दे के हम जो है इन्हें अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन अभी हम फॉलो कर रहे थे उस जो है इसके बदले वो हम फॉलो कर सकते हैं. लेकिन हमें क्या करना चाहिए, बिजनेस में अपना वही रूल रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए जो हमारे लगभग चल रहे थे. विदाउट मीनिंग हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते. ये हमारा है कंसिस्टेंसी assumption. तो अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी assumption, अकॉर्डिंग प्रैक्टिस वंस सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर. एक को हमने सिलेक्ट किया और ईयर आफ्टर ईयर उसे ही अप्लाइड हम कर रहे हैं. द कॉन्सेप्ट हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड मेक्स इट कंपेरेबल विद दैट प्रीवियस ईयर. ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको समझाई. फॉर एग्जाम्पल, 2 मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के हमारे 2 मेथड हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड स्ट्रेट लाइन मेथड आर इक्वली एक्सेप्टेबल. सब जगह इक्वली एक्सेप्टेबल है. आप चाहे तो ये लगा सकते हैं, चाहिए. लेकिन यदि हम अपने बिजनेस में रिटन डाउन लगा रहे हैं तो हमें उसे आगे तक रिटन डाउन ही लगाना चाहिए. कब चेंज कर सकते हैं, जब बिजनेस को इसकी नीड हो या इससे ज़्यादा प्रॉफिट हमारा हो सकता हो. इसके बाद आता है हमारा एक्यूरल एज्यूम्शन. क्या है ये एक्यूरल एज्यूम्शन? तो एक्यूरल एज्यूम्शन में क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो हमारी हो रही है, भाई कैश में हो रही है तो हम उसे उस डेट में नोट डाउन करते ही हैं. लेकिन यदि हमारी क्रेडिट में हो रही है कोई ट्रांजैक्शन तो उसका मीनिंग भी हमारा क्या है कि ट्रांजैक्शन तो हो रही है तो वो उसी साल की ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट में हमने माल परचेज़ किया या माल सेल किया,
तो इट मीन्स क्या है, उसे उसी डेट में हमें नोट करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू द एक्यूरल एज्यूम्शन अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम व्हेन इट इज़ एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। यानी कि जब वो ट्रांजेक्शन हो रही है हमें जब ही उसे लिखना होता है अकाउंट बुक्स में, ना कि जब उसका पेमेंट हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मैसर्स RSM एंड कंपनी परचेज कंप्यूटर ऑन 1 जनवरी 2019 अमाउंटिंग टू ₹5 लाख। मैसर्स RSM कंपनी ने कब खरीदा हमारा कंप्यूटर? 5 लाख का 1 जनवरी 2019 में। एंड बी पेड ऑन 15 अप्रैल 2019, और उन्होंने कब पेड किया? 15 अप्रैल 2009 को। तो ये ट्रांजेक्शन हमारी कब नोट होनी चाहिए? क्या 15 अप्रैल को? नहीं, ये ट्रांजेक्शन हमारी कब नोट होनी चाहिए? 1 जनवरी 2019 को। क्लियर? नेक्स्ट है अब हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इनके अलावा कुछ अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं वो देखिए क्या है। अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल में हमारा क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। यानी बिजनेस और ऑनर दोनों ही सेपरेट अलग अलग चीज़ें मानी जाएंगी। ऐसा नहीं है ऑनर है तो वही बिजनेस है और बिजनेस ही ऑनर है। ऑनर अलग और बिजनेस अलग। इट मीन्स बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करके जो पैसा ऑनर ने लगाया है वो बिजनेस की लायबिलिटी है। बिजनेस का दायित्व है कि वो पैसा कमा के उसके बाद उससे प्रॉफिट कमा के वो किसे दे? ऑनर को दे। बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसलिए बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑनर बीइंग रिगार्डेड एज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस आर कंसिडर्ड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। तो हम ऑनर को भी क्या मानते हैं? बिजनेस का एक क्रेडिटर मानते हैं। Their account with the business is credited with the capital introduced profit earned during the year etc and debited by the drawings made। इसीलिए वो यदि उसे कोई प्रॉफिट होता है तो हम उसे देते हैं, कोई यदि उसने अमाउंट पैसा निकाला है तो वो ड्राइंग्स के रूप में हम क्या करते हैं? अपने अकाउंट में डेबिटेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द प्रोपराइटर इंट्रोड्यूस कैपिटल, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। अमाउंट इन द क्रेडिट ऑफ द कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टुवर्ड्स द प्रॉपराइटर। यानी कि जो अमाउंट जो कैपिटल प्रॉपराइटर ने लगाई हुई है वो बिजनेस की लायबिलिटी है, किसके प्रति? प्रॉपराइटर के प्रति। तो ये क्या कहलाता है? हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द एंटरप्राइज। पीछे भी बताया मैंने कि अकाउंट बुक में कौन सी ट्रांजेक्शंस हम नोट डाउन करते हैं? केवल वही जो मनी टर्म्स में मेजर की जा सके। स्टेटिंग डिफरेंटली, मनी इज द कॉमन डेनोमिनेटर इन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ट्रांजेक्शन। दिस प्रिंसिपल सफर्स फ्रॉम टू मेजर लिमिटेशन। इसकी दो लिमिटेशन है। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन नॉट बी मेजर्स इन मनी टर्म्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाउएवर important they may be to the enterprise. For example, human resources within the enterprise are important to the enterprise but are not reflected in the financial statement because they cannot be measured and expressed in money terms। जिस तरीके से एक ट्रांजेक्शन बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज जो उसमें काम करने वाले व्यक्ति हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं हमारे बिजनेस के, लेकिन क्योंकि हम उन्हें मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते इसलिए उन्हें अकाउंट बुक में भी शो नहीं कर सकते। तो द वैल्यू ऑफ मनी इज कंसिडर्ड इज टू हैव स्टैटिक वैल्यू एज द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू ऑन ट्रांजेक्शन डेट। अब कोई भी ट्रांजेक्शन हम जिस डेट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो बिजनेस चलता है, जो हमारे कॉन्सेप्ट चलते हैं वो अभी मैंने पीछे पढ़ा है, एक्यूरल बेसिस पे चलते हैं। यानी जब हमने कोई भी ट्रांजेक्शन की होती है उसे जब भी हम अपने अकाउंट बुक्स में शो कर लेते हैं, लेकिन मनी की वैल्यू क्या है? टाइम टू टाइम हमारी चेंज होती रहती है। जब उसकी पेमेंट हो रही है या जब हमें पेमेंट करनी है, क्या पता उसकी वैल्यू में कुछ कमी आई हो, कुछ इंक्रीज़ हुआ हो, तो हमें वो वैल्यू हम उसकी यहाँ पे शो नहीं कर सकते। हमें कौन सी वैल्यू शो करनी होती है? जो ट्रांजेक्शन के टाइम पे है। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स so that its performance is measured at regular interval. The account of an enterprise are maintained following the going concern concept, meaning the enterprise shall continue its activities for a foreseeable period.
अब हमें क्या अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग जो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो हमें क्या बनाने होते हैं, टाइम टू टाइम बनाने होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा बिजनेस, क्योंकि बिजनेस तो हमारा बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगा, अभी हमने पीछे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो टाइम टू टाइम हमें जो है एक रेगुलर इंटरवल्स में जो है हमें क्या बनाने होते हैं, अपने अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। और ये रेगुलर इंटरवल क्या हो सकता है, 3 मंथ्स का, 6 मंथ का, 1 ईयर का। तो उसे जितने टाइम पीरियड में हम वो बना रहे हैं, 1 ईयर का जो टाइम पीरियड हमारा कहलाता है वो मोस्टली हमारा क्या कहलाता है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ठीक है। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशली द मैनेजमेंट एंड बैंक्स रिक्वायर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अकाउंट एंड रेगुलर इंटरवल सो दैट डिसीजन कैन बी टेकन एट द अप्रोप्रिएट टाइम। क्यों हम ये टाइम एक टाइम फिक्स हमने क्यों किया हुआ है, क्योंकि जिसके बेसिस पे जो है हमें इंफॉर्मेशन रेगुलरली देनी होती है, तो उसके बेसिस पे हम इजीली डिसीजंस ले सकें। मैनेजमेंट requires information at regular interval to assess the performance funds requirement. Bank requires accounting information periodically because they have invested money and have to ensure its safety and return. Similarly, government has to assess tax due from the enterprise. In view of the above, the life of the enterprise is broken into smaller periods, which is termed as the अकाउंटिंग पीरियड। तो सबको टाइम टू टाइम हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन की होती है, गवर्नमेंट को, मैनेजमेंट को, बैंकर्स को, लोन पर्सनस को, तो उनके लिए हमें क्या करना होता है, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंतर्गत हमें जो है अपने अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, जिससे वो लोग अपनी टैक्स लायबिलिटी, डिसीजन मेकिंग या इसके लिए जो है क्या कर सकें, अपने डिसीजंस ले सकें। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए अकाउंटिंग हम जो है 1 ईयर में या अकाउंटिंग पीरियड के अंतर्गत ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें। एज अकाउंटिंग पीरियड इज द इंटरवल ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच इनकम स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ P&L इन द केस ऑफ कंपनीज एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर टू नो द रिजल्ट एंड रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। ये क्यों जरूरी है, बिजनेस के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में भी पता चलता है। नेक्स्ट है हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, दे शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन relating to the economic affairs of the entity. Apart from legal requirement, good accounting practice requires all material and significant information to the disclose. Whether information should be disclosed or not always depend on the materiality of the information. Disclosure of material information will result in better understanding. For example, the reason for low turnover should be closed. It means हमें बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन है या जो भी प्रॉफिट है, वो लॉस है, वो हमें क्यों हुआ विद रीज़न, यदि हम उसे फुल डिस्क्लोज करके उसके बारे में पूरी जानकारी देके यदि हम इनके अंदर लिखेंगे, तो ये हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये हमारा कहलाता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। यानी कोई भी चीज़ है, चाहे कोई ट्रांजैक्शन है उसके लिए एविडेंस लगाएं, कोई प्रॉफिट है तो हम उसके लिए रीज़न लिखें, लो का टर्नओवर है, हाई टर्नओवर है, तो इन सब का रीज़न के साथ हम उसे जो है शो करें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नेक्स्ट है हमारा मैटीरियलिटी प्रिंसिपल। मैटीरियलिटी प्रिंसिपल रेफर्स टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इवेंट। According to the American Accounting Association, an item should be regarded as if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor. Thus, whether an item is material or not will depend on its nature and or amount. किसी भी चीज़ का जो है वो आइटम मटेरियल है या नहीं है, वो किस पे डिपेंड करती है, उसके नेचर पे। It thus means that it is a matter of exercising judgment to decide which item is material and which is not, and only those items should be disclosed that have significant effect or are relevant to the user. An item may be material for one enterprise but may not be material for another. एक एंटरप्राइज के लिए कोई आइटम मटेरियल हो सकता है और दूसरी के लिए वो मटेरियल नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, amount spent on repairs of building, say rupees 2,50,000 is material for an enterprise having a turnover of say rupees 10 lakh. बिल्डिंग का रिपेयरिंग 2,50,000 खर्च हो, कौन सी एंटरप्राइजेस के लिए मटेरियल है, जो जिसका टर्नओवर 10 लाख है। बट इट इज़ नॉट मटेरियल फॉर एन एंटरप्राइज हैविंग अ टर्नओवर से रुपीज़ 15 lakh. On the other hand, closure of a production plant even temporarily, say because of an environmental problem, is material.
लेकिन 15 करोड़ वाले 10 लाख के लिए तो ये मटेरियल है, लेकिन 15 करोड़ वाली बिजनेस के लिए ये मटेरियल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो ये एक टेम्परेरी आइटम है, तो जिसके लिए ये टेम्परेरी आइटम है उसके लिए वो मटेरियल नहीं है। तो ये हमें अपने आप डिसाइड करना होता है, बिज़नेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ हमारे बिज़नेस के लिए मटेरियल है, कौन सी नहीं है। इसके बाद है प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। इम्पॉर्टेंट आपका ये प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है कि हम जो है भविष्य में होने वाले प्रॉफिट के बारे में विचार करके नहीं चलते, लेकिन भविष्य में होने वाले किन किन चीज़ों से हमें कितना लॉस हो सकता है इसके बारे में हम अपने सोच के चलेंगे। तो प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल इज में मैनी अ टाइम डिस्क्राइब यूजिंग द फ्रेज डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज, कि किन किन चीज़ों से हमें लॉस हो सकता है। स्टेटिंग डिफरेंटली, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेज but not the prospective profits. The application of this concept ensures that the financial statement do not paint a better picture that what is actually is. For example, closing stock is valued at lower cost of or net realizable value, or making the provision for doubtful debts and discount on debtors in anticipation of bad debts and discount. It means closing stock को हमने अभी पीछे पढ़ा कि closing stock को हम किस वैल्यू पे लिखते हैं, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू और जो नेट रिलाइजेबल वैल्यू, उस दोनों में से जो कम हो। क्यों कम वाली? क्यों? क्योंकि हम ये हमारा किस प्रिंसिपल के उसके अंदर आता है, इसी प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है, क्योंकि हम जो है भविष्य में होने वाले लॉस की कम से कम कॉस्ट पे हम उसे लिखें कि इससे कम तो हमारा होगा ही नहीं। इसी तरीके से हमें जो हमारे देनदार हैं, जो हमारे डेप्टर्स हैं, उनमें भी हम क्या करते हैं, बैड डेब्ट्स बना के चलते हैं कि हो सकता है कि इतने % हमारे डेप्टर्स पेमेंट ना कर पाएँ। तो ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल कहलाता है? प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। बाकी के प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।